आप देखें कि पूर्व मध्यकाल में से पहले क्या होता है कि 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक हर्ष का काल समाप्त होता है। ओके, तो कन्नौज की जो रिक्तता की स्थिति है, हर्ष का तो कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो फिर आगे कौन शासन करता, तो कन्नौज अकेला खाली हो जाता है। जब ये खाली होता है तो इस पर जाहिर सी बात है, जब कोई जगह खाली होगी तो उस पर सभी की नजर पड़ेगी। तो गुज्जर, प्रतिहार, सैन तथा राष्ट्रकूट ये तीनों कब्जा करने के लिए युद्ध कर देते हैं और तीनों एक दूसरे से युद्ध कर लेते हैं, यानी कि त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ओके, अब हम इन वंशों को एक एक करके देख लेते हैं कि प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, जितने भी वंश गुजरे इन दिन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इन तीनों को देखेंगे कि राष्ट्रकूट को, सैन को और प्रतिहार को, क्योंकि ये कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिहार वंश को। यह वंश गुजरात के क्षेत्र में था। इस वंश के जो संस्थापक थे ना, वो नागभट्ट थे। इस वंश का अगला शासक जो है वत्सराज बनता है, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस वंश का अगला शासक जो है वो मिहिरभोज बनता है, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बनाई। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था और यशपाल के बाद ये वंश जो है स्वतः ही समाप्त हो गया। अब याद कैसे करेंगे हम? गुजरात का प्रतिहार कहाँ के थे? ये गुजरात के क्षेत्र में थे। तो हमने याद करने की ट्रिक बनाई, गुजरात का प्रतिहार, गुजरात का प्रतिहार, गुजरात का प्रतिहार। ओके, सबसे पहला शासक इसका नागभट्ट था, फिर वत्सराज आया, फिर मिहिरभोज आया, फिर यशपाल आया। इस तरीके से हम प्रतिहार को देख लेते हैं। वत्सराज ने ही पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। मिहिरभोज जो था ये विष्णु का भक्त था, इसे आदि बारा भी कहा जाता था। अल-मसूदी ने मिहिरभोज को बोरा राजा की उपाधि दी थी। महेंद्रपाल को देखते हैं। महेंद्रपाल प्रथम जो था ना, ये इसके दरबार, राजशेखर जो थे ना इसके दरबारी थे। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में कौन थे? राजशेखर। ओके, इसने अपने शासनकाल में कश्मीर में सेना जो थी ना, इसकी सेना ने कश्मीर के राजा से लड़ाई लड़ी थी, महेंद्रपाल ने। ओके, ये याद रखना कि महेंद्रपाल ने अपने शासनकाल में कश्मीर के राजा से लड़ाई लड़ी थी। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा वंश, पाल वंश को देखते हैं। ये 7 से 11वीं तक चला है, 7वीं सदी से लेकर ये 11वीं सदी तक चला है पाल वंश। पाल वंश के जो शासक थे ना, वो बुद्ध धर्म के ब्रिजयान शाखा के अनुयायी थे। पाल वंश बिहार, बंगाल के क्षेत्र में था। पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी और पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। इन्होंने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? गोपाल ने। तो हमारी ट्रिक क्या है? 8-10 बार कहो ओदंत गोपाल, ओदंत गोपाल, ओदंत गोपाल, खुद याद हो जाएगा ये। पाल वंश के राजा जो थे ना, अगला जो शासक बना गोपाल के बाद में वो धर्मपाल बना। गोपाल के बाद में धर्मपाल बना। ओके, इसने कन्नौज के पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, लेकिन इनकी पराजय हुई और इसी कारण पाल वंश का विकास जो है वो रुक गया, साम्राज्य का विकास। और धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर विहार की स्थापना की। अगला शासक देवपाल बना। इसी ने राजधानी मुंगेर को बनाया था। राजधानी मुंगेर को किसने बनाया? देवपाल ने। इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान किसके दरबार में आया था? देवपाल के। इसने बंगाल को रुहुमा शब्द कहकर संबोधित किया था। किसने? सुलेमान ने। इस वंश का अगला शासक फिर महिपाल बनता है और महिपाल ने पाल वंश का विकास दोबारा से प्रारंभ किया, जिस कारण पाल वंश का इसे द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसने अतिदीपकर नामक बुद्ध भिक्षुक के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत के ब्रिजयान शाखा के प्रचार के लिए भेजा था। कहां पर? तिब्बत में भेजा था, ब्रिजयान शाखा के प्रचार के लिए। इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण पाल वंश का बिखराव शुरू हो गया, मतलब बिखर गया। पाल वंश के जो अंतिम शासक थे वो मदनपाल थे। इनकी मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया और पाल वंश के स्थान पर बंगाल के क्षेत्र में सैन वंश का उदय हो गया। अब हम उस नोट से पढ़ लिया। अब इससे देखो कि पाल वंश की स्थापना कैसे हुई थी। गौड़ वंश की समाप्ति के बाद हुई थी पाल वंश की स्थापना और अराजकता का जो माहौल पैदा हुआ था ना गौड़ वंश की समाप्ति के बाद, तो मंत्री लोगों ने मिलकर गोपाल को शासक बना दिया था। इस तरीके से पाल वंश की स्थापना हुई थी। और धर्मपाल ने नालंदा बुद्ध विहार को 200 गांव दान में दिए थे, ये भी याद रखना है। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी धर्मपाल ने बनवाया था, ये भी याद रखना है। और देवपाल के काल में क्या हुआ था
शैलेंद्र शासक ने नालंदा बुद्ध विहार के लिए गांवों को दान में मांगा था। किसने? शैलेंद्र शासक ने मांगा था। नालंदा बुद्ध विहार बनाने के लिए गांवों को दान में मांगा था। किससे? देवपाल से। ये भी याद रखना इसमें। सेन वंश के जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे। इस वंश का जो अगला शासक बना वो विजय सेन बना। विजय सेन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस वंश के अगले शासक वल्लभ सेन बने और वल्लभ सेन के ही काल में दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना की गई। इनके दरबार में जयदेव रहते थे। किसके? वल्लभ सेन के दरबार में जयदेव। ओके, जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश की समाप्ति हो जाती है। सेन वंश की जो राजधानी थी ना वो लखनवी या फिर इसे नदिया भी कहा जाता था। सेन वंश की जो राजधानी थी वो नदिया थी या फिर कह सकते हो कि लखनवी थी। इस वंश का जो संस्थापक था ना सामंत सेन, ये अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय कहता था। क्या कहता था? ब्राह्मण क्षत्रिय। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश को जो 7 से 9 ईस्वी तक रहा है, सदी तक, मतलब सॉरी ईस्वी नहीं, सदी तक रहा है, 7 से 9वीं सदी तक राष्ट्रकूट वंश। इस वंश के जो संस्थापक थे वो दांती दुर्ग थे। इन्होंने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन II को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी, लेकिन इन्होंने चालुक्यों को पूरी तरह से सफाया नहीं किया, जो इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि फिर चालुक्य जो थे बाद में दोबारा से उठ गए। दांती दुर्ग ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो मान्यखेत को बनाया था। इस वंश का जो अगला शासक बना वो किशन फर्स्ट बना। किशन फर्स्ट ने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। इस वंश का अगला शासक ध्रुव बनता है। ध्रुव ने कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष ये 100 सालों तक चला था। इसमें सर्वाधिक जीत जो हुई थी ना वो राष्ट्रकूटों की हुई थी, लेकिन अंतिम विजय जो हुई वो प्रतिहारों की हुई। इसमें सर्वाधिक पराजय पाल शासकों की हुई। 3 लड़ रहे थे। कौन? राष्ट्रकूट लड़ रहे थे, प्रतिहार लड़ रहे थे और पाल लड़ रहे थे। तो सर्वाधिक जीत जो हुई इस संघर्ष में राष्ट्रकूटों की हुई, लेकिन अंतिम रूप से जो जीत हुई वो प्रतिहारों की हुई और सर्वाधिक जो पराजय हुई वो पाल शासकों की हुई। फिर इसके बाद में इस वंश का अगला शासक अमोघवर्ष बनता है। ये सबसे विद्वान था शासक जो था, ये अमोघवर्ष सबसे विद्वान था। इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी। इसने जीनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया। तो अमोघवर्ष ने कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म। कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान कहे जाने वाले पन पौन रन रहते थे। मतलब इसके दरबार में कौन रहते थे? अमोघवर्ष के दरबार में जो कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान है ना, पन पौन रन, वो अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। इस वंश का फिर अगला शासक जो है वो इंद्र थर्ड बनता है। इसके दरबार में अलमसूदी नामक अरब यात्री आया था। अलमसूदी किसके दरबार में आया था? इंद्र थर्ड के। अलमसूदी ने पहली बार मानसून का वर्णन किया था। इस वंश का अगला शासक किशन थर्ड बनता है। इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक फर्स्ट को पराजित कर दिया था। फिर इस वंश का अंतिम शासक कर्क सेकंड बनता है, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलप सेकंड ने कर दी और चालुक्य वंश की दोबारा से स्थापना कर दी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसने दांती दुर्ग ने चालुक्यों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी। वो गलती यहाँ पर साबित हो गई कि इसने तैलप सेकंड ने हत्या किसकी कर दी? कर्क सेकंड की, और दोबारा से तैलप सेकंड ने चालुक्यों को उदय कर दिया दोबारा से। तैलप सेकंड का चालुक्य वंश जो है कल्याणी का चालुक्य कहलाया, क्योंकि इसकी राजधानी इन्होंने अपनी कल्याणी बनाई, फिर इसलिए कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तैलप सेकंड ने कल्याणी के चालुक्य वंश की दोबारा से स्थापना कर दी। इसमें हम देखेंगे कि एलोरा में किशन फर्स्ट ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम राष्ट्रकूटों की जो राज्य व्यवस्था थी उसे देखेंगे, फिर सैन्य संगठन को देखेंगे। राज्य व्यवस्था को देखते हैं। राजा शक्तिशाली होता था, वंशानुगत शासक चलता था। मतलब जैसे कि पहले अगर बाप राजा है तो फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से वंशानुगत वंश के आधार पर चलता था। सेना अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी सेना। राजा ही सर्वोच्च न्याय करता होता था, मतलब जो राजा निर्णय लेगा, न्याय करेगा, वही सर्वोच्च होगा। ओके। राजघराने के जो राजकुमार थे इन्हें उत्तरदायित्व देना था, राजकुमारी को नहीं। मतलब जो राजा बनता था ना वो राजकुमार बनता था, पुरुष बनता था, राजकुमारी नहीं बनती थी। राजघराने के राजकुमार को उत्तरदायित्व मिलता था, राजकुमारी को नहीं मिलता था, जैसे कि मैंने समझा दिया। अमोघवर्ष ने पुत्री चंद्रालट वे को रायचूर दोआब
का शासन करने के लिए करा था। अमोघ वर्ष ने क्या, इस वंश का जो राजा अमोघ वर्ष था, इसने क्या करा कि अपनी पुत्री को, ऊपर देखो, ऊपर एक चीज आपने अभी पढ़ी कि राजघराने के राजकुमार को उत्तरदायित्व मिलता था, राजकुमारी को नहीं मिलता था। लेकिन ये इसका अपवाद है कि अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री चंद्रालठवे को रायचूर दोआब को शासन करने के लिए दे दिया था। मतलब रायचूर दोआब दे दिया उसे अपनी बेटी को शासन करने के लिए। इसमें मंत्री की भी भूमिका होती थी। अब हम सैन्य संगठनों को देख लेते हैं। पैदल सेना होती थी पाल शासकों के पास। हाथी में देखते हैं कि हाथी सेना सबसे मजबूत थी, इनकी राष्ट्रकूटों की हाथी सेना सबसे मजबूत थी। पैदल सेना किसकी पास थी? पाल शासकों के पास। और हाथी सेना सबसे मजबूत किसकी थी? वो राष्ट्रकूटों की थी। इनके पास नौसेना भी थी, घुड़सवारों की भी उपस्थिति थी, और लेकिन रथ की अनुपस्थिति थी। ये याद रखना, रथ की अनुपस्थिति थी, घुड़सवार थे। ओके। पल्लव वंश को देखते हैं। इस वंश की राजधानी जो थी वो कांची थी। इस वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे। इसके दरबार में भरवी नामक विद्वान रहते थे। किसके? सिंह विष्णु के दरबार में भरवी नाम के विद्वान रहते थे, जिन्होंने क्रातुल जुकियम नामक पुस्तक भी लिखी है। इस वंश का जो अगला शासक बना वो महेंद्र वर्मन था। जिसे जो है वातापी चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने पराजित कर दिया था। किसे? महेंद्र वर्मन को किसने पराजित करा था? महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन सेकंड ने पराजित करा था। इस वंश का फिर अगला शासक नरसिंह वर्मन बनता है। इसके समय में दोबारा से पुलकेशिन सेकंड ने आक्रमण करा, लेकिन पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन ने मार दिया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। तो किसने धारण करी वातापी कोंड की उपाधि? नरसिंह वर्मन ने। किसे मारकर? पुलकेशिन सेकंड को मारकर। इस वंश का फिर अगला शासक जो है नरसिंह वर्मन सेकंड बनता है। इसके दरबार में डंडी नामक विद्वान रहते थे। किसके दरबार में रहते थे डंडी नामक विद्वान? नरसिंह वर्मन सेकंड के, जिन्होंने 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी है। इस वंश का अगला शासक अपराजित बना, लेकिन जिसे चोल शासक आदित्य फर्स्ट ने पराजित कर दिया। अपराजित को पराजित किसने कर दिया? आदित्य फर्स्ट ने। और आदित्य फर्स्ट कौन था? चोल शासक था। और पल्लव वंश के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दी। मतलब जो इस वंश का अंतिम शासक था ना अपराजित, इसे पराजित करके चोल शासक आदित्य फर्स्ट ने चोल वंश की, पल्लव के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दी। और 8वीं सदी के इस पल्लव वंश में शैव धर्म अत्यधिक प्रचलित था। महेंद्र वर्मन जो था संगीत प्रेमी था। आप देखें कि महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी था। इसने कदाचार्य को संगीत की शिक्षा दी थी। महेंद्र वर्मन ने किसको दी थी शिक्षा संगीत की? कद्राचार्य को, है ना, ये भी याद रखना है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में हैंसोंग आया था। हैंसोंग किसके दरबार में आया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही महाबलीपुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाश मंदिर बनवाया। कांची के अंदर कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। इसी के समय भारत में अरब आक्रमण होना प्रारंभ हो गए थे। जैसे कि पता है कि पल्लव वंश के स्थान पर कौन आया? अब चोल आ गए। अब हम चोलों को देखेंगे डिटेल में। चोल जो थे ना वो प्रारंभ में पल्लवों के ही सामंत थे। पल्लवों के ध्वंसावशेष पर चोल वंश की नींव रखी गई थी। 9वीं सदी में उभरा ये चोल वंश संगमकालीन चोल वंश की ही शाखा थे। संगमकालीन जो चोल वंश का था ना, इसी की शाखा का था ये जो था। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इस वंश का अगला शासक आदित्य फर्स्ट बना। इसने पल्लव वंश के शासक अपराजित को पराजित कर दिया। जैसे कि अभी मैंने पहले बता चुका हूँ, पल्लव वंश में इसने अपराजित को पराजित कर दिया। किसने? आदित्य फर्स्ट ने। जिससे कि पल्लवों का अंत हो गया और इस पल्लवों के स्थान पर चोल दोबारा से खड़े हो गए। चोलों का जो अगला शासक बना वो प्रांतक फर्स्ट बना। इसने मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। कौन सी? मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। किसने? प्रांतक फर्स्ट ने। की जो जानकारी है ना वो उत्तर मेरूर, इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। प्रांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक किशन थर्ड ने पराजित कर दिया। किसने पराजित करा प्रांतक फर्स्ट को? राष्ट्रकूट शासक किशन थर्ड ने पराजित करा, है ना। अब देखें कि आदित्य चोल और प्रांतक चोल, ये दो नाम बार बार याद करो। आदित्य चोल, प्रांतक चोल, आदित्य चोल, प्रांतक चोल, आदित्य चोल, प्रांतक चोल। इससे आपको याद रहेगा कि आदित्य फर्स्ट और प्रांतक फर्स्ट ये चोल शासक थे, है ना। चोल वंश का अगला शासक कौन बना?
राजराज बना। परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक किशन ठड ने पराजित कर दिया। जब परांतक फर्स्ट को पराजित कर दिया गया तो फिर अगला शासक कौन बनेगा? राजराज बना। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला दिया और मामुडी चोल की उपाधि धारण की। तो हमारी ट्रिक क्या थी? राजराज मामुडी चोल, राजराज मामुडी चोल, राजराज मामुडी चोल और राजराज आधा श्रीलंका, राजराज आधा श्रीलंका, राजराज आधा श्रीलंका और राजराज मामुडी चोल। मतलब आधे श्रीलंका को किसने जीता? उत्तरी भाग को राजराज फर्स्ट ने, सॉरी फर्स्ट ने नहीं, खाली राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में किसने मिलाया? राजराज ने। और जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण करी थी? मामुडी चोल। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई? राजराज मामुडी चोल और राजराज आधा श्रीलंका। अगला शासक जो है वो राजेंद्र फर्स्ट बनता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो कि राजराज ने ही अपनी राजधानी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज ने अपनी राजधानी में बृहदेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था, ये याद रखना। ओके, फिर अगला शासक राजेंद्र फर्स्ट बनता है। पहले राजराज है, फिर इसके बाद कौन बन रहा? राजेंद्र फर्स्ट। ये चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया और वहां की राजधानी अनुराधापुरम पर आक्रमण करके वहां के शासक महेंद्र 5 यानी को बंदी बना लिया। राजराज ने तो आधा श्रीलंका जीता है, अभी ऊपर पड़ा, लेकिन पूरा श्रीलंका किसने जीता है? पूरा श्रीलंका जीता है राजेंद्र फर्स्ट ने। और वहां की जो राजधानी थी ना अनुराधापुरम, इस पर भी आक्रमण करा और वहां का जो शासक था महेंद्र 5 इसको बंदी बना लिया। और राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर कर मंगई कोंड की उपाधि धारण कर ली। मंगई कोंड की उपाधि किसने धारण करी? राजेंद्र फर्स्ट ने। और कब करी? बंगाल के शासक महिपाल को हराकर। वो अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया। इसने राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगईकोंड चोलपुरम कहा, गंगईकोंड चोलपुरम कहा। और इस शहर में उसने एक तालाब बनवाया। कौन से शहर में? गंगईकोंड चोलपुरम में राजेंद्र फर्स्ट ने एक तालाब बनवाया जिसमें गंगा जल मिला दिया। उस तालाब के अंदर गंगा का जल लेके आया और गंगा जल मिला दिया। तो इस तालाब का नाम क्या रखा? चोल गंगनम। पूरे तालाब का नाम क्या कर दिया? चोल गंगनम। राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल के शासक महिपाल को हराया और मंगई कोंड की उपाधि धारण कर ली और अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया। शहर का नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम और उसमें एक तालाब बनवाया और तालाब में गंगा जल को मिला दिया और उस तालाब का नाम रख दिया चोल गंगनम। और राजेंद्र फर्स्ट ने ही सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया पर आक्रमण करा था। राजेंद्र फर्स्ट ने इंडोनेशिया पर आक्रमण कर दिया और वहां के शासक शैलेंद्र को भी पराजित कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र ठड था, जिसके बाद ये वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। इस वंश का सबसे लास्ट वाला शासक कौन था? राजेंद्र ठड। कौन से? उसका चोल वंश का सबसे लास्ट वाला शासक कौन था? राजेंद्र ठड। और ये वंश आगे चलकर स्वतः ही समाप्त हो गया। चोल काल का स्थानीय स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन है। सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन कौन सा है? चोल काल का। इस वंश के स्थानीय स्वशासन का चुनाव जो है ना लॉटरी पद्धति से होता था। चोलों की नौसेना सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थी। किसकी सेना थी? नौसेना। चोलों की नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। चोल काल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल काल में क्या हुआ? शिव मंदिरों का निर्माण हुआ जो द्राविड़ शैली में बने थे। द्राविड़ शैली को विमानन शैली भी कहा जाता है। अब हम चंडेल या जजाग भुक्ति वंश को देख लेते हैं। ये वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। इसे जजाग भुक्ति वंश भी कहा जाता है। चंडेल शासक ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसर शैली को जन्म दिया था। इन चंडेल शासकों ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में कौन सी शैली को? बेसर शैली को। बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहा जाता है। मध्य भारत में बनने वाली अधिकांश मंदिरें जो है वो बेसर शैली में है। जो मध्य भारत में जो मंदिरें बनी है ना ज्यादातर वो सब बेसर शैली में ही बनी है। चंदेल शासकों को प्रारंभिक कालिंजर थी राजधानी क्या थी? प्रारंभिक कार्य कहां पर करा इन्होंने? कालिंजर में। लेकिन बाद में इसे खजुराहो में स्थापित कर लिया। चंडेल शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कालिंजर थी, लेकिन बाद में इन्होंने खजुराहो में स्थापित कर ली, हस्तांतरित कर ली, मतलब ट्रांसफर कर ली। इस वंश के जो संस्थापक थे चंडेल वंश के वो नन्नुक थे। इस वंश का अगला शासक जो है फिर वो यशोवर्मन बनता है। यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। यशोवर्मन ने
खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। फिर इस वंश का अगला शासक धंग बनता है। ये शिव भगवान को मानता था। धंग किसे मानता था? धंग जो है वो शिव भगवान को मानता था। इसने खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। जब ये शिव भगवान को मानता था तो जाहिर सी बात है कि मंदिर जो बनवाएगा वो भी शिव मंदिर ही बनवाएगा। तो धंग ने शिव मंदिर बनवाया। कहां पर? खजुराहो में। फिर इस वंश का, लेकिन एक चीज और है, इसने धंग ने कंद्रिया महादेव का मंदिर भी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को कंद्रिया महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर को? खजुराहो में इसने एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। और इसी मंदिर को, शिव मंदिर को कंद्रिया महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का जो प्रांगण है, इस मंदिर का जो प्रांगण है ना, इसमें नंदी बेल की मूर्ति है, जो कि सबसे बड़ी नंदी बेल की मूर्ति है, जो सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है। धंग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली। धंग ने क्या करा था? प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो संगम है उसमें जल समाधि ले ली थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो विद्याधर था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विद्याधर था, जिसने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। विद्याधर ने किसकी हत्या कर दी? गुजरात के शासक राज्यपाल की, क्योंकि इसने महमूद गजनबी के डर से, मतलब सामना नहीं किया, बल्कि उससे डरकर भाग गया था। राज्यपाल भाग गया था महमूद गजनबी से डरकर। इसलिए विद्याधर ने क्या करा कि गुजरात का जो शासक था ना, ये राज्यपाल जो डर के भागा था, इसकी हत्या कर दी। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ फिर वो परिमार्दी था, जिसे पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान थर्ड है ना, इसने पराजित कर दिया और इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस वंश का अगला शासक कौन था? परिमार्दी। और पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब हम देखते हैं कि कश्मीर के साम्राज्य। कश्मीर पर 3 राजवंश चले हैं, करकट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कश्मीर साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है वो राजा तरंगिनी से मिलती है, जो कि कल्हड़ की पुस्तक है। और तारापिंड सबसे क्रूर शासक साबित होता है यहाँ पर। अंतिम शासक जो था वो जयपिंड था। अब इसे हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। ओके। कारकेट वंश से इसकी शुरुआत होती है। कारकेट वंश से इसकी शुरुआत होती है। इसके जो संस्थापक थे वो दुर्लभ वर्धन थे। कौन? दुर्लभ वर्धन। ललितादित्य सबसे योग्य शासक था। ललितादित्य जो था, जो है ये सबसे योग्य शासक था। इसका पूरा नाम क्या है? ललितादित्य मुक्तापिंड। क्या नाम है? ललितादित्य मुक्तापिंड। ये सबसे योग्य शासक था। चंदेल शासक यशोवर्मन को इसने हराया था। ललितादित्य मुक्तापिंड ने चंदेल शासक यशोवर्मन को हराया था। और इसी ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे कारकेट राजवंश का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद में उत्पल वंश आता है। उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो आवंती वर्मन थे। क्षेमेंद्र गुप्त जो था ये लोहार वंश से संबंधित है। इसे हम आगे देखते हैं। अभी इतना देखो। पहले उत्पल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? आवंती वर्मन। आपने ऊपर कारकेट वंश तो पढ़ ही लिया पूरा, कि इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। ललितादित्य मुक्तापिंड सबसे योग्य शासक था। चंदेल शासक यशोवर्मन को हराया था इसने, और इसी ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे कारकेट राजवंश का सूर्य मंदिर कहा जाता है। इसके बाद हम उत्पल वंश को देखा हमने अभी के संस्थापक इसके कौन थे? वो आवंती वर्मन थे। संस्थापक कौन थे? आवंती वर्मन थे। और आवंती नामक नहर भी बनवाई इन्होंने। महारानी दिव्या का प्रभाव यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। दिव्या की मृत्यु के बाद उत्पल वंश की जो भागदौड़ है वो संग्रहराज के हाथों में चली जाती है, और संग्रहराज ही लोहार वंश की शुरुआत कर देता है। ओके। या फिर हम इसे संग्रहराज को जो है वो संग्राम राज भी कहते थे। ये याद रखना कि संग्रहराज और संग्राम राज एक ही है। कहीं कहीं संग्रहराज लिखा हुआ है, कहीं कहीं संग्राम राज लिखा हुआ है। एक बार और देख लो उत्पल वंश को। इसके संस्थापक अवंती वर्मन थे। अवंती नामक नहर बनवाई। महारानी दिव्या का यहाँ पर प्रभाव बहुत था, अधिक था। दिव्या की मृत्यु के बाद इसकी जो भागदौड़ है वो संग्राम राज के हाथों में चली जाती है, और संग्राम राज ही लोहार वंश की स्थापना कर देता है। अब हम देखते हैं कि लोहार वंश। संग्राम राज इसका संस्थापक है लोहार वंश का। अगला शासक हर्ष बनता है। ये हर्ष जो है ना सबसे योग्य शासक है, और कल्हड़
जो है इसी के शासनकाल में थे। कल्हड़ जो है किसके शासनकाल में थे? हर्ष के। कल्हड़ ने पुस्तक लिखी है राज तरंगिणी। ओके, तो कल्हड़ किसके दरबार में थे? हर्ष के। और हर्ष सबसे योग्य शासक था। हर्ष ने नीरो की उपाधि ली। कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है? राज तरंगिणी। और ये कल्हड़ किसके दरबार में थे? ये हर्ष के दरबार में थे। और हर्ष कौन था? ये सबसे योग्य शासक था। और हर्ष ने नीरो की उपाधि ली थी। किसकी? नीरो की उपाधि। फिर अगला शासक जो है जयसिंह बनता है। जयसिंह बनता है, लेकिन इससे एक चीज देखो पहले कि हर्ष वाले में देखो कि हम याद कैसे करेंगे हर्ष वाले को। तो हर्ष नीरो 3-4 बार को लाइन से हर्ष नीरो मतलब हर्ष ने नीरो की उपाधि ली थी और सबसे योग्य शासक था। और कल्हड़ भी इन्हीं के दरबार में थे। और कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजा तरंगिणी। अगला शासक जो है वो जयसिंह बना है। इसके दरबार में क्षेमेंद्र थे और सोमदेव थे। क्षेमेंद्र ने विरहत कथा मंजरी लिखी। क्षेमेंद्र ने क्या लिखी? विरहत कथा मंजरी। और ये किसके दरबार में थे? जयसिंह के। और सोमदेव ने क्या लिखी? कथा सरित सागर। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी। और सोमदेव भी जयसिंह के ही दरबार में थे। तो क्षेमेंद्र और सोमदेव जयसिंह के दरबार में थे। इसी के शासनकाल के दौरान यवन आक्रमण जो थे वो शुरू हो गए थे। ओके, अब देखो कि कल्हड़ की राजत तरंगिणी, इससे क्या क्या मिलता है? इसमें कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश की चर्चा की गई है। इसमें ही अशोक, कनिष्क, तोड़मर, मिहिरकुल आदि के विषय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमारा कश्मीर वाला जो क्षेत्र का रीजन है ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजपूतों का उदय। लेकिन राजपूतों के उदय में हम आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं। अभी संघर्षों के युद्ध के लिए हमें राजपूतों का उदय थोड़ा सा ऊपर दोबारा से देखना होगा, क्योंकि फिर दिल्ली सल्तनत चलेगी ना आगे चलकर। तो किस किस राजा से कब कब संघर्ष हुआ, इस चीज को देखना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि महत्वपूर्ण शासक में अजय राज सेकंड, ये 1110 से 1135 तक रहा अजमेर में। अजय राज सेकंड ये 1110 से लेकर 1135 तक रहा। ओके, अजमेर में रहा ये। फिर विग्रह राज फोर्थ या फिर विसल देव कहते हैं इसे, इसलिए 1150 से लेकर 1164 तक रहा है। ओके, ये राजपूत शासक है। ये सब जो बता रहा हूं मैं राजपूत शासक है ये। इसने हरिकेली नाटक, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो बनी हुई है ना, इसी ने बनवाया था हरिकेली नाटक स्कूल। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था उस टाइम पर। लेकिन जब मुस्लिम सल्तनत आई तो इसे एक मस्जिद बना दिया गया। फिर पृथ्वीराज थर्ड देखें, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। ये 1177 से लेकर 1192 तक रहा है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ये इसमें रहा। तराइन का सेकंड युद्ध भी इसी से हुआ है। इसे हम डिटेल में और पढ़ेंगे, है ना। और जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं पहले ही कि मुस्लिम आक्रमण शुरू हो चुके थे। अब देखो कि भीम फर्स्ट 1021 से लेकर 1064 तक रहा है। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया गया इसके काल में। किसके काल में? भीम फर्स्ट के काल में। मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। विमल शाह के द्वारा जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। विमल शाह के द्वारा किसका? जैन मंदिर का। दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये कार्य किसके द्वारा करवाए गए? भीम फर्स्ट के द्वारा। ओके, जयसिंह राज ने, इसका पूरा नाम है जयसिंह राज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। कहां पर? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। किसने? जयसिंह ने। अब गहड़वाल को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इसके संस्थापक जो थे वो चंद्रदेव थे। जयचंद 1170 से लेकर 1194 तक रहे हैं और इन्होंने चंदावर का युद्ध लड़ा है मोहम्मद गोरी के साथ में। ओके, इस तरीके से अब हम देखेंगे कि राजपूतों के पतन के क्या क्या कारण रहे। सबसे पहला कारण कि आपसी लड़ाई, इनकी आपस में लड़ रहे थे। एकता का अभाव था। सामंती व्यवस्था के कारण सहमति की बहुत कमी थी और राष्ट्रीय चेतना की कमी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुपस्थिति थी राष्ट्रीय चेतना की। कोई भी आपसी विधि नहीं थी। सैन्य कारणों में देख लेते हैं अब हम। स्थायी सेना थी इनकी। प्रशिक्षित सेना का अभाव था, मतलब प्रशिक्षित सेना नहीं थी।
बेहतर तीरंदाज नहीं थे इनके पास, कुशल सैन्य नेतृत्व करने वाले नहीं थे, और इनके पास जो हथियार थे वो पारंपरिक थे, मतलब एडवांस में कुछ था ही नहीं एक तरीके से। आर्थिक कारणों में देखते हैं कि इनकी विलासिता इतनी थी कि इनकी विलासिता के शौक ने शाही खजानों को खाली कर दिया था एक तरीके से। इनकी नैतिकता का भी एक कारण था कि सोते समय हम युद्ध नहीं करेंगे, या सूर्यास्त होने के बाद में हम युद्ध नहीं करेंगे, या अगर कोई पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं, या मुड़कर वापस नहीं जाएंगे चाहे मर जाएं। जातिगत श्रेष्ठता की भी इनमें भावना थी। इस तरीके से इनके जो हार के सबसे बड़े कारण रहे। अब हम अगले वीडियो में स्टार्टिंग जो करेंगे वो ये करेंगे कि सिंध पर अरबों का विजय, जो मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे ना, अब इन मुस्लिम आक्रमणों को पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में।